बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये आवाज क्लियर है यार? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर लो यार, ताकि हम तो शुरू करें। ओके। अच्छा सर, हमने अब तक एज ऑफ नाउ FAR 1 में दो टॉपिक्स को कवर किया है। पहला टॉपिक था हमारा कैश फ्लो और दूसरा था बोरिंग कॉस्ट। अच्छा, हमने ऑल टुगेदर उसके कोई 8 क्विजेस भी किए बोरिंग कॉस्ट के, और आई थिंक कैश फ्लो के हमने कोई 17 या 19, ओके सॉरी मैं कम बोल रहा था, 19 क्विजेस किए हैं। सही है जी। अच्छा भाई, अब मैं रिफ्रेशर वाले बच्चों को बता दूं टू मेक इट वेरी क्लियर कि लेट से जो मैं कैश फ्लो करवा चुका हूं, सही है जी, इसका मैं आपको प्लानर बना के दूंगा। ये मैं स्पेसिफिकली कैश फ्लो वालों से मुखातिब हूँ जो कि रिफ्रेशर के बच्चे हैं। मैं आपको प्लानर बना के दूंगा, उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको रोज इसका जो लेक्चर लेना है और फिर उसकी अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजी, और फिर उस प्लानर के अंदर आपका एक और चीज कवर हो रही होगी, बोरिंग कॉस्ट। आप इन अ मीन वाइल इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और मेरे साथ साथ आप लेंगे IAS 16। देखो, इस आशय में नहीं रहना कि भाई ये मैं आखिर में देख लूंगा, ये मैं आखिर में देख लूंगा, क्योंकि इस बोरिंग कॉस्ट की इंप्लीकेशन IAS 16 पे भी है। और मैंने जब अपने रेगुलर बैच में IAS 16 शुरू करवाया था तो मैंने कहा था IAS 16 इट्स नॉट इटसेल्फ अ डेप्रिसिएशन ऑफ PP, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की क्या है, लिंकेज है। तो अगर आप पीछे रह गए तो भाई फिर इसके इम्पैक्ट्स आपको यहाँ नहीं समझ आएंगे। तो आपने पहले तो सुकून से, इत्मीनान से मेरे साथ हर क्लास में IAS 16 की एक एक बेसिक को कवर करना है। हम इसको शुरू करेंगे आज। और साथ साथ आपने पहले तो जो सीक्वेंस बता रहा हूं, आप कैश फ्लो को पहले भूल जाएं, उसको बाद में करिएगा। आपने पहले तो रोज के बेसिस पे एक एक लेक्चर बोरिंग कॉस्ट का लेना है, सिर्फ एक लेक्चर कह रहा हूं। आप एक एक लेक्चर कवर करके, आई थिंक टोटल 7 या 8 लेक्चर्स है ना इसके बोरिंग कॉस्ट के, हमारे 7 लेक्चर्स हैं 7 दिनों के अंदर। अगर लेट से मैं कहता हूं कि भाई अगर आपने 2 लेक्चर भी देखे एक दिन के अंदर, तो आपके ये 3 दिन में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी भाई बच्चों से कि बोरिंग कॉस्ट के आप पीछे से लेक्चर देखना शुरू करें, ताकि वो साथ साथ इसके क्या हो जाए, कवर हो जाए। अच्छा, बोरिंग कॉस्ट जन हो जाएगा, आप फिर आप रोज के बेसिस पे 2 लेक्चर कैश फ्लो के देखें, ताकि आप क्लास के साथ आ जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इस बैच में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवानी है, हद से ज्यादा करवानी है। और आपको ये बच्चे बता देंगे, ये पता भी होना चाहिए आपको कि मेरी जो भी क्लास होती है उसके फौरन बाद क्या आता है, क्विज। देखो, अगर आपने क्विज नहीं किया, आपकी खुद की डेफिशिएंसी होगी, यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू गेट फेल्ड। बात है सीधी सी। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि कुछ जुनूनी बच्चे हैं जिनको कहे बगैर वो क्विज अटेम्प्ट करते हैं। या तो किसी को 10 बजे जलील करो कि भाई ये रिजल्ट है, तो फिर 5-6 और भेजते हैं। तो भाई आप लोगों ने खुद ही मुझे बोलना है कि सर आप मुझे और क्विज दें, भाई ये खत्म हो गए और दें। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे मतलब बेहतरीन चल रहे हैं, एक टॉपिक खत्म हो गया उसका भी बोलते हैं क्विज दें। और वो हैं उनमें से, आप लोग में से भी कोई होगा जो मुझे मैसेज करके बोलता है कि भाई सर यार एक काम करें, जो टॉपिक हो गया उसका भी मुझे क्विज दें। देखो यार, ये पेपर, कितने लोग ऐसे हैं, पहले तो मैं रिफ्रेशर वालों से पूछूं जो पेपर में गए और उनको टाइम मैनेजमेंट का इशू था। ऑनेस्टली बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, टाइम मैनेजमेंट। ओके जी, टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। टाइम मैनेजमेंट का मसला अंदाजा लगाओ क्यों आता है, लैक ऑफ प्रैक्टिस। मैं आपको एक बात बताऊं, जब एग्जाम में आपके पास जानी 3 आवर्स है ना, बहुत फोकस होकर सुनना यार, 3 आवर्स के अंदर आपने सवाल देखा, और उस सवाल को देख के आपको अंदाजा होना चाहिए कि मुझे इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो। जब आप PP का अकाउंट देखते हैं ना, तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन गिवन होती है। नीचे इंफॉर्मेशन में आपको डेप्रिसिएशन देख के याद आता है इसको PP के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे फेंकना है, ऐसा है। गेन ऑन डिस्पोजल आता है, आपको याद आता है इसको क्या करना है, लेस करना है। वो सारी चीजें आपको इसलिए याद आ रही होती हैं, आपको पता होती है क्योंकि आपने मल्टीपल क्या की है, उसकी प्रैक्टिस। और अगर एक बच्चा ये कहता है कि भाई मैं सिर्फ समझ लूंगा, क्लास का काम करूंगा और घर पे जाके क्विज नहीं करूंगा, तो वो फिर अपने आप को प्रिपेयर करता है फेल होने के लिए। यार मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, कैसे ये जुनून अभी दिख रहा है ना, ये भरी हुई क्लास, और ये यहाँ पे फुल ऑनलाइन बच्चे, मुझे पता है मैं कल 9 बजे क्लास लगाऊंगा ना, ये सारे मर जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों में जुनून ही नहीं है। मैं आज तुम लोगों को सिर्फ इसलिए थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई अब जो आगे की जर्नी है ना, IAS 16, जो रिफ्रेशर के बच्चे हैं ना, तुम अपने पूछो सीनियर से जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं, IAS 16 ना सबसे खतरनाक दुख देके जाता है, पेपर में नहीं होता हैंडल। तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या, तुम लोग मुझे जल्दी से बताओ।
प्रैक्टिस और नॉलेज। अब मैंने आपके लिए किया ये कि मैंने ऑल टुगेदर IS 16 का डिजाइन ही चेंज कर दिया। आप लोगों ने देखा ना कैश फ्लो के अंदर एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करता हूं मैं, ऐड करता हूं और सबको फिर बाद में मिला देता हूं, यानी कैरी फॉरवर्ड इंपैक्ट्स होते हैं। तो ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है कि आपने ये सोचना ही नहीं है कि रिफ्रेशर वाले के मुझे कुछ आता है। आप सिर्फ मेरे साथ चले, मैं एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करूंगा। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा हो उसमें किसी को शर्माने की बात नहीं है। डेप्रिसिएशन में मसला होता है, भाई सर पूछे मुझे शॉर्टकट नहीं समझ आया, क्योंकि अगर शॉर्टकट भी तुमने नहीं पूछे हो, तुमने ये आशय में कि भाई ये तो बेसिक है, बच्चा मुझे बराबर वाला जलील करेगा, तो भाई फिर इससे अच्छा है कि 6 महीने जलील हो ना ये क्लास में, और तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मुझसे पूछें, आप बोलेंगे सर मुझे इसका मतलब बता दें, तो भाई पहले बताओ, इस बात को अहद करते हैं कि आपने हर चीज क्लैरिटी से पूछनी है बगैर किसी शर्म के। ऐसा है? ये जुनून ही नहीं है, ऐसा है? ऐसा ऐसा बिल्कुल ऐसा रहना। और खुदा के वास्ते मैं अगर पासिंग रेशियो उठा के देखूं, सबसे वर्स्ट तरीन सर ने भी बताया होगा किसका है, FAR 1 का। उसका एक ही रीजन है, आप PRC से उठ के आते हैं एंड यू जज के भाई ये भी आसान है। ओ भाई यही जुनून रखना आखिर तक, अपने लिए मोटिवेशन क्रिएट करो। कल एक बच्चा आया मेरे को बोलता है सर मेरी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, 5 बार मेरा ऑडिट रुक चुका है, 5 टाइम्स एक ही पेपर। आप उसके बिग 4 के चांसेस चले गए। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम मोटिवेट हो यार। मुझे बताओ उसकी एक ही पेपर ने क्या उसकी बिग 4 की ख्वाहिश को मार दिया? वो ना PWC जा सकता है, ना वो EY आ सकता है, ना वो KPMG जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनका क्राइटेरिया 30 एंड अबव से शुरू हुआ है और वो आखिरी उसकी FTS 30 है। यानी अब अगर उसने पेपर फेल किया इस बार, तो क्या वो आगे जा पाएगा? छोटी फर्म में काम करना पड़ेगा। देखो काम छोटी फर्म में करना इज नॉट अ इशू, इट्स ऑल अबाउट योर ड्रीम्स। क्या तुम अपने ड्रीम से 3.5 साल पीछे हो गए? यस, क्योंकि फिर तुम्हें छोटी फर्म में काम करके फिर जाना पड़ेगा किसमें, बिग 4 में। तो तुम लोग क्या ये चाहते हो पहले छोटी फर्म में काम करो बिग 4 में जाओ, या डायरेक्टली बिग 4? भाई यू आर डिस्टाइंड फॉर दैट ना, तुम लोगों को डायरेक्टली किसमें जाना है, बिग 4 में जाना है। उसके लिए क्या करनी है, मेहनत और जुनून। बात समझ आ रही है? तो भाई इसी जज्बे को बरकरार रखना। पहले बताओ सारी आखिरी वाला चल रहा है वो प्रोजेक्टर? नहीं चल रहा यार, जानी देख लो वो ऊपर ऑन कर दो उसको, या कोई जाके एडमिन में बोल दे, आप बोल दें यार एडमिन में जाके कि वो प्रोजेक्टर चला दें। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को लेके चलते हैं और PPE की शुरुआत करते हैं। अच्छा भाई मुझे इतना सा बता दो, PRC लेवल पे, और क्या रिफ्रेशर वाले ने तो किया हुआ होगा, PRC लेवल के ऊपर आप लोगों ने जो अकाउंटिंग सीखी है PPE की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, उसके अंदर जानिए आप लोगों ने सिर्फ डेप्रिसिएशन सीखा है या नहीं है? है या नहीं है? यस सर, आपने सिर्फ डेप्रिसिएशन सीखा है। अच्छा फिर मैं एक और बात कहूं आपको, डेप्रिसिएशन भी आपने कुछ मेथड से सीखा होगा, स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस। यानी एक एक रिकैप करवा रहा हूं मैं आपको जरा फोकस के साथ। भाई अगर मैं आपको ये कहूं जानी कि आप लोगों ने PRC लेवल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये चीज सीखी है, डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन भी मैक्सिमम आपने निकालना सीखा होगा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे और यूनिट प्रोडक्शन बेसिस पे। इससे आगे आपकी कहानी नहीं गई होगी। पर हेयर इन FAR 1 बहुत सुकून से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूं यहाँ पे, क्योंकि पेपर रिपोर्टिंग का है। यहां पे FAR 1 के अंदर आपसे 3 तरीके की चीजें पूछी जाएंगी। हो सकता है वो आपसे पूछे आप मुझे बताएं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, क्या पूछे? यानी आप 1 साल का मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के बता दें तो सर ये तो हमने सीखा हुआ बेटा, वो बच्चों वाली कहानी थी, यहाँ पे दुनिया अलग है। यहाँ पे जो डेटा गिवन होगा वो इस लेवल का, इस कैलिबर का होगा जो कि FAR 1 में होना चाहिए। पहली चीज क्या पूछ सकता है जल्दी बताओ, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बता दो। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये है लीस्ट लाइकली, बहुत कम चांसेस है कि सिर्फ ये पूछे। आगे वो आपसे पूछेगा ये बताओ कि मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर तमाम एसेट्स की नेट बुक वैल्यू कितनी आएगी। अच्छा आपको डेटा देगा सवाल के अंदर कोई 5 से 6 एसेट्स का, 4 एसेट्स का, 5 एसेट्स का, 7 एसेट्स का। वो बोलेगा ये कि भाई साल के शुरू में अगर ये हालात वाकयात है और साल के बीच में मैं एसेट्स को खरीदूं, यूज करूं, बेचूं, तो बताओ साल के आखिर में सारे एसेट्स का सम मेरी बैलेंस शीट में कितनी अमाउंट पे आता।
तो उसके लिए क्या पहले आप वर्किंग करेंगे, यस और नो, और फिर सबका जो हिसाब किताब करके कहां पे लेके जाएंगे, बैलेंस शीट के अंदर। अच्छा अब एक सवाल, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर अगर मैं सिर्फ कैलकुलेशन कर लूं और मैं इसको बैलेंस शीट में नहीं लेके जाऊं तो अगर 15 नंबर का सवाल है तो आपको सिर्फ आधे नंबर मिलेंगे। यानी लेट से आपसे रिक्वायरमेंट में उसने पूछा क्या है, बैलेंस शीट बताओ कि बैलेंस शीट में पीपी कितने का आएगा, आपने उसको क्या दे दिया, कैलकुलेशन। और उसने बोला भाई आप तो उसको बोलना आप हमारे बाप के नौकर हैं, खुद कैलकुलेट करके डाल दें। तो क्या इस पे मार्क्स मिलेंगे या आधे मिलेंगे? तो फिर जो बच्चा 100 नंबर का पेपर भी करके आएगा उसकी गलतियां माइनस कर दो तो वो 45, 46 से 47 पे रुकेगा। तो क्या हमें रिक्वायरमेंट को केयरफुली फुलफिल करना है? यस सर। अच्छा भाई तीसरी चीज, वो बोलेगा आप मुझे बना के दे दें नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये क्या भला है? ये नोट के अंदर आप बताते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर किस किस रंगो नस्ल के एसेट हैं, साल के शुरू में एसेट कितने पे था और कितने खरीदे गए कितने बेचे गए, इसकी सारी इंफॉर्मेशन कहां देते हैं हम, नोट्स के अंदर। सर अब मैं अगर आपसे एक बात कहूं, आप लोगों ने पीआरसी लेवल पे ना आई थिंक सिर्फ ये सीखा हुआ है, आई थिंक आपने पीआरसी लेवल पे सिर्फ ये सीखा हुआ है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और आपने समवॉट बैलेंस शीट में पीपी को लेके जाना सीखा होगा। आपने अपने पीआरसी लेवल पे ये हरगिज नहीं सीखा। और आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 15 नंबर 14 नंबर 16 17 नंबर का सवाल इससे कम नहीं आता। तो सर अब हम शुरू करते हैं अपनी अच्छा आप लोगों ने डिस्पोजल भी नहीं सीखा हुआ, आई थिंक डिस्पोजल भी नहीं सीखा ना, यानी पीपी का एडिशन सीखा है, डेप्रिसिएशन सीखा और डिस्पोजल नहीं सीखा हुआ। चलें जी, आज हम काम ये करते हैं कि बिल्कुल बेसिक बेसिक से। अब हमारा तरीका क्या होगा, मैं आपको बेसिक बेसिक अकाउंटिंग सिखाऊंगा और उस अकाउंटिंग की रिपोर्टिंग सिखाऊंगा। कितनी चीजें करेंगे जल्दी बताओ, पहले दूसरी रिपोर्टिंग। तो आज हम अपनी पहली अकाउंटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों ने आज तक ये सीखा है ना, ए कंपनी परचेज द एसेट एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज XYZ, आपने उसको कैपिटलाइज किया, उसके अंदर जो भी इंस्टॉलेशन के खर्चे थे आपने वो भी क्या किया, कैपिटलाइज किया, और फिर उसको डेप्रिशिएट किया। पर क्या आप लोगों ने पीआरसी लेवल पे ये सीखा कि अगर मैं एक एसेट दूसरे बंदे से खरीदने जाऊं पर उसको पैसे की जगह अपना एसेट इन एक्सचेंज दूं? नहीं, ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आपके पीआरसी लेवल के कोर्स का पार्ट नहीं थी। तो जल्दी से अपने पास हेडिंग डालो, एक्सचेंज एंड डिस्पोजल्स, जल्दी, एक्सचेंज एंड डिस्पोजल्स। नहीं चलाइए यार, तूने बोला था उसको जानी, बोल के आया था उसको एक बार फिर बोल दे यार। अच्छा जी, जब तक मैं बोल रहा हूं तो आप जरा देख लें, वो करवा देता हूं मैं, इधर प्लीज फोकस के साथ। भाई मैंने कहा अभी तो कंपनी ने परचेज की है मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। ये तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, प्लीज सुनिएगा, मैंने एक एक ट्रांजैक्शन पे काम करना है, मैंने अज्यूम करना है कि आप लोगों को कुछ भी नहीं आता, स्पेशली मैं रिफ्रेशर वालों से मुखातिब हूं। इधर देखिएगा, मुझे एक बात बताएं, मैं जनवरी 1 2020 पे बच्चों क्या एंट्री बनाऊंगा? सर आप कहेंगे मशीन डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सर कितने से बनाएंगे आप? 5 लाख रुपए से। सर आपने कहा ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, कौन से साल का? पहले साल का, जनवरी 1 पे। अच्छा, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी दी हुई है? हेडिंग हेडिंग लिख लो भाई, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन एंड डिस्पोजल्स, ये सीख रहे हैं। ओके जी, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 31 दिसंबर 2020 पे आके एक एंट्री बनाऊंगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन क्रेडिट, कितने से? 1 लाख रुपए से।
अच्छा भाई मैं आपसे पूछूं, ये एसेट 1 साल कितना यूज हो चुका है? 1 लाख रुपए का, बाकी कितना बचा है? 4 लाख रुपए। अच्छा अब जरा यहाँ पे एक चीज देखते हैं। मैं यहाँ पे सर एक जनरल लेजर बनाऊंगा और आपने मेरे साथ हर सवाल में बनाना है। क्यों? मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि सर ये बच्चों वाली अकाउंटिंग जब आप लेजर की फॉर्म में करेंगे ना, मैं इसको नोट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? अभी मैंने पीछे सिखाया कि नोट्स बनाने हैं, पर नोट्स आप तब तक नहीं बना सकते जब तक आपकी इस लेजर पे क्या हो, ग्रिप हो। तो आपने हर सवाल में मेरे साथ तकरीबन 15 सवाल कराऊंगा पहले, उससे पहले हम नोट्स पे मूव ऑन नहीं करेंगे। तो हर सवाल में हम क्या बनाएंगे? लेजर। बहुत फोकस हो गया, क्योंकि जिस तरह मैं कह रहा हूं उस तरह चलो, अल्लाह की कसम बहुत आसान हो जाएगा नोट। हर सवाल हैंडल होगा, पर खाली इधर समझ लो आप इधर। अच्छा मैंने कहा सर ये मेरी मशीन का कॉस्ट अकाउंट है, और ये सर किसका अकाउंट है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। अच्छा मैं आपसे पूछूं सर, ओपनिंग 2020 का 0 था, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2020 का 0 था। मैं आपसे ये बात पूछूं, आपने इस साल कितने की मशीनरी परचेज की? आपने कहा सर ये कैश की वजह से 5 लाख रुपए से मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया। और मैंने कहा कि सर डेप्रिसिएशन की वजह से 1 लाख रुपए से मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा बहुत फोकस से, मुझे पता है ये बहुत बेसिक है, पर अगेन एंड अगेन मैं कहूं तो मैं कि हमने एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना, तो फोकस हो गया इधर। इस चीज को रीड करने का तरीका सीखो। क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैंने 5 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है उसमें से वो 1 साल यूज हो गई, और उसका 1 साल का यूजेज कितने का है? 1 लाख रुपए का। अच्छा मैं आपसे पूछूं बात, क्या मैं ये कहूंगा कि मेरे पास साल के आखिर में 5 लाख रुपए की कॉस्ट के इक्विवेलेंट मशीनरी मौजूद है, और ये कितनी हद तक यूज हो चुकी है? 1 लाख। पर मैं आपसे अगर एक बात ये पूछूं जानी, प्लीज फोकस के साथ, कि अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, सर अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट में हमारे पास जो मशीन आ रही होगी वो आ रही होगी 4 लाख रुपए पे। सर इस 4 लाख रुपए को मैं कहता हूं नेट बुक वैल्यू। अब जरा बात समझिएगा यार, फोकस के साथ देखो, ये तो एक एसेट है, और मैं जानबूझ के बेसिक से बिल्कुल जीरो से शुरू करवा रहा हूं, ताकि जानिए मोबाइल बंद कर देना जिसका भी बज रहा है इधर। मैंने यार जानबूझ के बेसिक से करवा रहा हूं ताकि एक एक एंट्री का रिकैप हो। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तुम लोगों ने क्या करना है, हर सवाल में क्या बनाना है? एंट्री और जनरल लेजर। मैं आपको हर एक एक्सपेक्ट से कवर करूंगा। वो एंट्री पूछ ले आपको आती हो, वो लेजर पूछ ले आपको आते हो, वो आपसे बैलेंस शीट पूछे आपको आता हो, और आपसे वो अगर नोट पूछ ले वो भी आते हो। बट उसके लिए वी नीड टू कवर द एंटायर कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बेसिक। अब बहुत फोकस के साथ मुझे इस बात का जवाब देंगे आप जानी, ये पूरी अकाउंटिंग इस चीज की अक्कासी कर रही है, इस चीज की अक्कासी कर रही है कि मैंने इस साल कितने की मशीनरी खरीदी, जल्दी बताओ। वो कॉस्ट के अकाउंट में चली गई। अच्छा वो जितनी भी यूज होगी वो कहां जाएगी? अक्यूमुलेटेड, यानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट ये बताता है कि आज तक एक एसेट कितना यूज हुआ। आज तक एक एसेट, अच्छा इस साल कितना यूज हुआ? तो सर ये कैसे हो सकता है इस साल 1 लाख यूज हुआ, आज तक भी 1 लाख यूज हुआ? पहला साल हुआ है। और मेरी बैलेंस शीट में कॉस्ट जाएगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा या नेट जाएगा? पर ये बात याद रखिएगा, यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा जी, पहले हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसको कॉपी करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप खाली समझें अभी प्लीज फोकस के साथ। आज की पूरी क्लास सिर्फ एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे ये बात पूछूं, मैं अगर 2021 में आ गया, तो 2021 के अंदर यानी जब मैं अपने पीपी का अकाउंट बनाऊंगा, तो आप ये मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास मेरी मशीनरी कॉस्ट ओपनिंग कितनी पड़ी हुई होगी? गलत, 5 लाख। यही 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 सही करना है, यही सही करना है। कॉस्ट के अकाउंट में कितनी होगी? कोई शर्म की बात ही नहीं है भाई, कॉस्ट के अकाउंट में 5 लाख होगी। नहीं आता सीखेंगे, कॉस्ट के अकाउंट में 5 लाख होगी, क्योंकि आप कहेंगे मेरे पास अभी एक ही एसेट मौजूद है जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख रुपए। मैंने कहा सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास यहां पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद था कितने का?
1,00,000 रुपए का। क्या ये एसेट इस साल फिर से यूज होगा? चलें, मैंने कहा सर जब ये एसेट इस साल फिर से यूज होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से, बहुत सुकून से कह रहा हूं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, यानी मैंने जितना यूज किया है उसमें इजाफा हो गया, पर कॉस्ट विल रिमेन सेम, यानी जितने का खरीदा था वो तो उतने पे ही है ना। अब वो यूज होता रहेगा तो उसके यूजेज का एक्सपेंस क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। तो मैंने कहा सर इस साल भी 1,00,000 रुपए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, तो इस साल जानी मैंने एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1,00,000 रुपए से। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, सर मेरे पास टोटल यूजेज कितना आ गया, 2,00,000 रुपए। मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितना आ गया, 5,00,000 रुपए। अच्छा आप जानी बहुत फोकस हो गए, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूं ये कि मेरे पास इस साल के आखिर में, इस साल के आखिर में कुल मिला के मशीन की कॉस्ट 5,00,000 की पड़ी हुई है, मशीन की कॉस्ट। अच्छा अब बहुत सुकून से समझना, फिर कह रहा हूं क्योंकि आगे अभी दूसरी चौरंगी है, देखो नीचे 2 कार्टून दिख रहे हैं ना, वो सिखाने मैंने, सुनो वापस से। पहली चीज मुझे बताओ ये एसेट खरीदा कब था, 2020 कितने का। मैंने कहा क्या मैं अपने शेयर होल्डर्स को जो मेरे कंपनी के मालिक हैं उनको ये कहूंगा कि ये एसेट 5,00,000 का नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये एसेट, पर ये कितने साल यूज हो चुका। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरा शेयर होल्डर पूछे कि ये एसेट कितना यूज हो चुका है, तो मैं इसको कौन से अकाउंट से देख के बताऊंगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से। अगर मेरा शेयर होल्डर मुझसे ये पूछे कि मुझे एक बात बताओ मेरा नेट एसेट कितने का बचा हुआ है, 3,00,000 रुपए, जिसको हम कहते हैं नेट बुक वैल्यू। यहां तक क्लैरिटी है। अच्छा भाई सर ये बात समझ आ गई कि कॉस्ट का अकाउंट अलग है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट, पर बैलेंस शीट में नेट जाता है, पर हिसाब किताब क्या होता है, अलग अलग। यहां तक कोई मसला। चलिए जी अब प्लीज फोकस के साथ, बगैर कुछ लिखे हुए मैं पूरा कॉपी करने का टाइम दूंगा, आप खाली इसी तरीके से कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा इधर जल्दी से। अब हुआ क्या, हुआ ये सर यहां पे कि यही वो बंदा था जो ऊपर मैंने बनाया था, ये रहा, सही है जी। अब हमने इसका मुंह पलट दिया, इसने क्या परचेज की थी, इसने क्या परचेज की थी, मशीनरी। कितने साल हो गए, 2 साल। बहुत सुकून से समझिएगा, मैं अगर आपसे ये बात कहूं, पहले एक एक करके, मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा अगर इतनी सी भी कंफ्यूजन हो तो आपने मुझे पूछना है, पर पहले ये बता दो क्या 2 सालों की चीजें क्लियर हैं। अच्छा पर 2 सालों की चीजें क्लियर हैं तो एक और चीज बताओ मुझे, क्या मैं कह सकता हूं जानी कि मेरे पास पहले साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, इनकम एंड स्टेटमेंट के अंदर 1,00,000 रुपए का डेप्रिसिएशन गया होगा, 1,00,000 रुपए का पहले साल। अच्छा दूसरे साल में भी, और आज तक कितना गया, यानी बैलेंस शीट एजेड की बनती है, पीएनएल फॉर द ईयर का, भाई ये बात याद रखिएगा। चलें अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2021 पे, क्या इस डेट तक मैं पहुंच चुका हूं, पक्की बात है। जल्दी से मुझे बताओ एसेट कॉस्ट कितने पे मौजूद है, कितना यूज हो चुका है, 2,00,000 रुपए, यहां पे लिख देते हैं। सर एसेट की कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 5,00,000 रुपए और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मौजूद है 2,00,000 रुपए। अब तक का ये हिसाब किताब है, मैंने आपको घूम घुमा के यहां तक लेके आया हूं। अच्छा अब तुमसे एक सवाल है, वो कह ये रहा है कि ऑन दिसंबर 31 2021 इस दिन के ऊपर कंपनी ने, यानी इस बंदे ने डिस्पोज की है अपनी मशीनरी, डिस्पोज की अपनी। अच्छा पहली डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूं तो फोकस होकर देखना है इधर, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इधर। मैं अगर तुमसे एक बात कहूं, जब मैंने अपनी मशीनरी बेच दी, क्या उसको अपनी किताब में रखूं या निकाल दूं, निकाल दें। चलें जी, मेरे पास कितने अकाउंट खुले हुए हैं, तो मैंने एक एंट्री बनाई सर सिर्फ समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए। मैंने कहा सर पहले तो मैं मशीन को निकाल के फेंक दूं, कितने से, क्योंकि वो इस अकाउंट में थी कितने पे, 5,00,000 रुपए पे। मशीन को फेंक दिया, मतलब फेंक दिया मतलब एक्सचेंज कर दिया, उसको दे दिया, तो मेरी किताबों में रहेगी या निकाल दूं। अब बहुत फोकस के साथ मुझे बताओ इसके रिलेटेड मैंने इसको यूज कितना किया था,
तो क्या उसका यूजेज अपनी किताब में रखूं या उसको भी निकाल दूं? अच्छा, तो उसको निकालूंगा तो सर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डी रिकॉग्नाइज करूंगा कितने से? कोई आपसे पूछे कि आपके पास ये एसेट नेट बुक वैल्यू पे कितना था, इस बात को समझते हो कि अभी फिलहाल 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 अगर मैं इसको रिमूव करूं, इस चीज को यहां से निकाल दूं जानी 2 लाख रुपए को, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने डिस्पोजल किया, तो डिस्पोजल से मेरे पास ये जितना भी डेप्रिसिएशन था मैंने निकाल के फेंक दिया? रीजन क्या है? जब एक एसेट ही नहीं रहा तो उसके रिलेटेड यूजेज भी नहीं होना चाहिए। तो कॉस्ट से कॉस्ट को निकाला, अक्यूमुलेटेड से अक्यूमुलेट को निकालने की वजह क्या है? डिस्पोज ऑफ हो गया। तो सर यहां से कितने निकालें? 5 लाख रुपए। सर ये हो गया डिस्पोजल, यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब जरा गेम समझें, अब जरा गेम समझें। वो कह रहा है और मैंने क्या एक्वायर किया है? प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज विद इट्स। देखो अब एक एक करके चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये पूरे मतलब 20 नंबर के सवाल के, 15 नंबर के सवाल के, 17 नंबर के सवाल का एक कंपोनेंट है जिसपे मैं काम कर रहा हूं कॉन्सेप्चुअली। सुनना, क्या मैं कह सकता हूं जो मशीन जा रही है उसको मैं निकाल चुका हूं, मैंने एक चीज की अकाउंटिंग अब तक नहीं की, जो प्लांट आ रहा है। वापस से रीड करें। ऑन दिसंबर 31, 2021 कंपनी डिस्पोज इट्स मशीनरी एंड एक्वायर्ड प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इट्स मशीनरी। यानी भाई हमने ये कहा कि हमने मशीनरी को निकाल दिया और प्लांट को ले आए। पर सर अभी इस एंट्री में अब तक आपने क्या किया है? मशीनरी को निकाला है, प्लांट को लेकर नहीं आए। वापस से रिपीट कर रहा हूं, इस वाले सवाल के अंदर अभी तक आप लोगों ने एक काम किया, आपने मशीनरी को प्लांट को लेकर, बाकी है हाँ या नहीं? यस सर, आए देखते हैं। अब इस सवाल के अंदर जरा ये देखो कि फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट कितनी है? फेयर वैल्यू ऑफ द प्लांट कितनी है? अच्छा, अब दो चीजें हैं, मशीन और प्लांट। मशीन मेरे पास है, चली गई। प्लांट आ रहा है, साथ साथ बोलना है, मशीन मेरे पास है, चली गई। क्या आना है? कितनी वैल्यू है? कितने पे आएगा? नहीं आएगा। आप सुने, यही सिखाना है, बात समझिएगा। आप जब इस बंदे, यही तो सिखाना है, यही तो गेम है इसमें। सुनो, अब 360 पे नहीं आएगा, अब प्लांट आएगा, इस बात पे ईमान रखते हो? चले, मैंने पहले यहां पे खाली प्लांट लिख दिया अपनी तसल्ली के लिए, बहुत फोकस से। प्लांट आना, ये बात याद रखना। अब सर मैंने मना किया 360 के ऊपर नहीं आएगा, लॉजिक दे रहा हूं। आप मार्केट में इस मशीन को बेचने गए, आपने बोला मुझे प्लांट चाहिए इन एक्सचेंज। प्लांट की वैल्यू कितनी चल रही है? 360। सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने भाई क्या लेके तुम ये प्लांट दोगे? उसने बोला भाई आपकी मशीन। उसने बोला आपकी मशीन। अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, फोकस के साथ। हमने जब मशीनरी उसको दी, तुम मुझे एक बात बताओगे बड़े लॉजिकल वे के अंदर, मेरी मशीन जब मैं बेचने जा रहा था उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 350। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जानी, बहुत केयरफुली सुनना है इसको, कि जब मैं अपनी मशीनरी मार्केट में बेचने गया था तो मेरी अपनी मशीन की वैल्यू जो कि मैंने दे चुका, उसकी वैल्यू कितनी है? 350। अब स्टैंडर्ड आपको कह रहा है यहां पे रुक के एक बात सोचो, टेक्निकली तुमने जो कॉस्ट पे की है ना, वो अपनी मशीन है। इसको जरा और एब्जॉर्ब करते हैं ना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। अच्छा बात समझिएगा, तुम इसकी बेसिक एग्जांपल लो। लेट से मैं अपना आईफोन बेचने गया और सैमसंग का मोबाइल मुझे चाहिए। मेरे आईफोन की कीमत 350 है और जो मैं सैमसंग लेके आ रहा हूँ वो 360 का है। अच्छा, उसने मुझसे पैसे नहीं लिए उसके, और तो वो मुझसे पूछे कि आपने उसके अगेंस्ट में सैमसंग एक्वायर करने के अगेंस्ट में क्या दिया? हमने बोला हमने एप्पल का फोन दिया। उसने बोला लंबी नहीं कर, मुझे सिर्फ ये बता कि तेरे एप्पल के फोन की कीमत कितनी थी? मैंने कहा 350। तो मैंने कहा ये तुमने क्यों पूछा? वो कह रहा है कि 350 इसलिए क्योंकि अगर तुम ये मार्केट में खुद जाके बेचते तुम्हारी जेब में कितने आते हैं? 350। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यही फोन एप्पल का तुम मार्केट में बेचते, तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी थी? तो तुम ये कहो ना कि तुमने सामने वाले एसेट को एक्वायर करने के लिए अपनी
एसेट की वैल्यू को खोया, तो टेक्निकली आने वाले एसेट की कॉस्ट भी तो वही है। टेक्निकली आने वाले एसेट की कॉस्ट भी तो जो आपकी जेब से गया है। वापस सुनिएगा, इस सवाल के अंदर मशीनरी मेरे पास से गई है, आई है, गई है, मशीनरी गई है, और प्लांट, मुझे पंचायत प्लांट को किस पे रिकॉर्ड करूं? देखो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये सवाल में तुमने गलत किया, एक नंबर नहीं मिलेगा यार। सुनो इस बात को, मैंने कहा मशीन को तो मैंने अपनी किताब से निकाल दिया, आना क्या है? अब पंचायत इसकी है कि मैं प्लांट को किस पे रिकॉर्ड करूंगा। अब इसकी कंक्लूजन करते हैं। प्लांट को मैं क्या उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा, जाने वाले एसेट की? इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। कोई आपसे पूछेगा आपको प्लांट कितने का पड़ गया, तो आप क्या जवाब देंगे? पैसे दिए थे या अपना एसेट? तो वो बोलेगा लंबी नहीं करो ना, सिर्फ इतना बताओ कि आपके एसेट की कीमत क्या थी। तो जो आपके जाने वाले एसेट की कीमत है वही आने वाले एसेट की कीमत है। अब लोग कहेंगे कि सर आपका एसेट तो जो आ रहा है उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? तो अगर कोई मार्केट में आपको चीज सस्ती मिलती है तो आप कहते हो महंगी खरीदी है या सस्ती मिली है? भाई अगर जैसे मैं मोबाइल खरीदने गया और 360 की चीज कितने में ले आया, 350 में, तो मुझे कितने की पड़ी? 350 की। मैं रिकॉर्ड भी कितने में करूंगा? 350 में। सर दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। अब वापस से सुनो मेरी बात, मैं समराइज करूंगा फिर कॉपी करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। सुनो, मैंने कहा जल्दी से एक एक करके मुझे बताओगे, मैंने एसेट खरीदा कितने का था? मशीन कितने साल यूज किया? एक बात तो तय, आपकी किताब से कोई भी चीज उतने से निकलेगी जितने पे वो मौजूद है। मैं निकलने की बात कर रहा हूं, साथ साथ बोलोगे हमारी किताब से एक चीज उतने पे निकलेगी जितने पे वो मौजूद है। मैं बताऊं आपकी मशीनरी कितने पे मौजूद थी? 5। उसका यूजेज कितना था? मशीन को भी कटा दिया, उसके यूजेज को भी कटा दिया, मशीन हो गई डी रिकॉग्नाइज। अब क्या आना है मेरे पास? प्लांट। अब आपके पास सवाल में दो ऑप्शंस होंगे, एक वो बताएगा फेयर वैल्यू सामने वाले एसेट की, और एक वो बताएगा फेयर वैल्यू आपके अपने एसेट्स की जो आपके पास से गया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं आने वाले एसेट को, मेरी बातों पे फोकस करना। आप लोग बच्चों आने वाले एसेट को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे या जाने वाले एसेट की? लॉजिक क्या है इसकी? क्योंकि आप ये कहेंगे कि आने वाले एसेट के अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ यही है कि मैंने अपना एसेट फोरगो किया। तो मुझे एक बात बताओ, कोई भी ये पूछे भाई इस चीज को एक्वायर करने के लिए, प्लांट को एक्वायर करने के लिए तुमने कंसिडरेशन क्या दी थी? तुम बोलोगे अपना एसेट। तो वो बोलेगा भाई लंबी नहीं करो, बताओ तुम्हारे एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी? क्योंकि अगर यही एसेट तुम मार्केट में बेचते तुम्हें कितने मिलते? 350। तुमने फोरगो कितने की है? तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, तुम्हें अपने एसेट के अगेंस्ट में पैसे मिले या दूसरा एसेट मिला? तो अब कैश की जगह पीपी को डेबिट कर लो, कैश की जगह पीपी को डेबिट कर लो। पहले बताओ ये बात क्लियर है? अच्छा व्हाट इफ तुम एग्जाम में 360 करके आ जाओ, तो गलती क्या है? 10,000 क्या हो जाएगा ज्यादा, क्योंकि तुम्हारी जेब से वो 10,000 कभी लगे ही नहीं थे। पहले बताओ यहां तक बात की क्लियरिटी है? जानी पीछे क्लियर है? पक्की बात है? नहीं ना, नहीं देने होंगे ना। देखें सुने, देखिए इनका सवाल ये है कि सर 360 का देगा ना। देखो मैं मार्केट में गया, उसने मुझे कहा भाई ये एसेट की कीमत लगी हुई 360, सही है। मैंने बोला यार तुमको 360 चाहिए, उसने बोला नहीं मुझे तुम्हारे पास जो एसेट है वो चाहिए। अच्छा मैंने कहा भाई तुम पक्का 360 नहीं चाहिए? नहीं, बोला एसेट चाहिए। अच्छा मैं गया मार्केट में, जल्दी से बताओ मेरे एसेट की वैल्यू कितनी चल रही है? 350। अब एक बात समझो, मैंने उसको कहा क्या मैं एक काम करूं, उसको बेच के 350 तुम्हें दूं? उसने बोला नहीं मुझे इसको बेच के 350 नहीं दो, मुझे ये एसेट ही दो। दिस इज टेक्निकल डिस्काउंट टू मी। क्लियर है? तो क्या ट्रेड डिस्काउंट को कभी रिकॉर्ड करते हो? भाई ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड होता है? तो दिस इज टेक्निकल डिस्काउंट टू मी, क्योंकि उस बंदे ने मेरे एसेट की वैल्यू के लिए ऊपर कुछ पैसे चार्ज नहीं किए। तो सिंपल हम एक उसूल रखते हैं कि हम, बात सुनना, आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जाने वाले की? साथ साथ बोलना, देखो यही ऐसे ही बोलना है। आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, जाने वाले की? अच्छा रीजन है जाने वाले एसेट की इसलिए क्योंकि आपके लिए जो कॉस्ट है वो क्या है? आपका एसेट जो आपने फोरगो किया, तो आने वाला एसेट भी उस पर रिकॉर्ड होगा। अच्छा लेट्स से तुमसे मैं पूछता हूं एक चीज, तुम आज ही आज जो प्लांट खरीद के आया उसको बेच दो, तुम्हें 10 का गेन हो जाएगा, हाँ या नहीं? कैसे? क्योंकि सर आपकी फेयर वैल्यू ज्यादा आपको मिला, सस्ता है। भाई लॉजिकल बात है।
दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो पहले एक बात सुनना इधर, सर मैं यहाँ पे प्लांट को कितने से डेबिट करूं? 350। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कंपैरिजन के लिए 3 लाख की चीज 350 में बेची है, तो गेन आ गया कितने का? सर हमने कहा गेन ऑन डिस्पोजल कितने का भाई? 50,000 रुपए का। यानी आपने ये कहा, फिर हम स्टेप्स भी लिखते हैं। यानी आप बच्चों ये कहा आपने कि सबसे पहले आपका एक काम है, आप ये देख लें कि आपके पास एसेट मौजूद कितने पे। तो सर स्टेप्स लिखते हैं यहाँ पे, फिर आप कॉपी करें सुकून से शुरू से आखिर तक। मैंने कहा सर स्टेप 1, कैलकुलेट कॉस्ट एंड accumulated depreciation till the date of disposal। हमने ये किया कि जब मैंने डिस्पोज किया उस वक्त मैंने कितनी चीजें कंसिडर की? 2, एक कॉस्ट और दूसरा accumulated depreciation। अच्छा सर आप मुझे बताएंगे सर स्टेप 2, डी रिकॉग्नाइज। हाँ भाई क्या डी रिकॉग्नाइज किया? कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेट क्या? नेट बुक वैल्यू। क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक एसेट मेरी किताब से उतने से निकलेगा जितने पे वो मौजूद है? कितने पे मौजूद था? 3 लाख पे। नेट 3 लाख पे मौजूद है, कॉस्ट में 5 है, एक्यूमुलेटेड में 2 है। चलो अच्छा आज के बाद मैं आपसे पूछूं ना एसेट कितने पे मौजूद है, तो आप बोलेंगे 3 लाख नेट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट कितनी है, तो आप बोलोगे यूज कितना हो गया और मौजूद कितने पे? 3 पे। तो टेक्निकली मैंने अपनी किताब से उसको निकाला भी 3 पे ही है, था भी कितने पे, निकला भी कितने से, पर 2 अलग अलग अकाउंट में इसके इंपैक्ट थे। तो कॉस्ट को कॉस्ट से निकाला, एक्यूमुलेटेड को नेट कितने का था। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं इस 3 लाख की चीज को जब तुमने बेचा, तुम्हें एक प्लांट मिला, उस प्लांट की कॉस्ट क्या थी? 350। 360 क्यों नहीं? क्योंकि सर आप ये कह रहे हैं कि जो आपकी जेब से एसेट गया वही तो उसको एक्वायर करने की कॉस्ट है, तो उसकी फेयर वैल्यू लूंगा या फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन। तो आपने बोला आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। हमने किया, कितना आया वो? 350। तो आप ये बोलेंगे 3 लाख रुपए की चीज को खो के 350 की चीज ले आया, तो बाकी गेन कितने का? 50,000 रुपए का। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यह है गेन ऑन डिस्पोजल। पर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ प्लांट है या गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीनरी है? प्लांट क्यों नहीं है? सर प्लांट तो अभी आया है, इसको यूज करेंगे आगे देखेंगे, पर अभी ये जो गेन है किस पे आया है? मशीनरी पे आया। पहले बताओ यहां तक बात की क्लियरिटी है? अच्छा तो सर फिर तीसरी चीज आ गई हमारी, स्टेप 3 रिकॉग्नाइज। तुम लोग बताओगे भाई गेन ऑन डिस्पोजल, रिकॉग्नाइज रिसीव्ड एसेट एट, हाँ भाई किस पे रिकॉग्नाइज करना है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन या डिस्पोज, ऐसा ही है भाई? ये आ गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आप इसको प्लीज सुकून से यहां से कॉपी करें जल्दी से। अच्छा एक जीशान ने एक सवाल पूछा, आपका भी सवाल का जवाब देता हूं। सर लेकिन शेयर होल्डर पे बैड इंपैक्ट नहीं आएगा कि 360 के एसेट को 350 पे, बल्कि शेयर होल्डर खुश होगा भाई। हाँ भाई मुझे एक बात बताओ, शेयर होल्डर को तुम बोलो कि एक 360 की चीज खरीद के आया हूं 350 की, किसमें खुश होगा? 360 पे क्यों नहीं खुश होगा? बोलेगा महंगा खरीद के आए हो। भाई बात क्लियर है जिशान भाई? नहीं एसेट की वैल्यू नहीं गिरी, दिस इज रॉन्ग। एसेट की वैल्यू नहीं गिरी, एसेट अभी भी कितने का है? 360 का है। मुझे कितने का पड़ गया? अगर आपको शेयर होल्डर को बताना है ये एसेट 360 का है, तो आप क्या करें? बेच दें एसेट को। कितने का और गेन हो जाएगा? 10 का, जो कि होना भाई गेन तो तब होगा ना जब मैं एसेट को बेचूंगा। अब मुझे तुम भाई बात बताओ जल्दी से, लिखना बंद वापस से, कोई मसला नहीं है। सुनो इधर जल्दी 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 सुनो। एक बात बताओ, ये जो 50,000 का अभी गेन आया वो किस पे आया है? प्लांट पे नहीं आया। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम अपने इस प्लांट को 360 पे रिकॉर्ड करते ना, तुम्हारा गेन ज्यादा आता। पर तुम लोग फिर एक बेवकूफी कर रहे होते, तुम प्लांट का गेन रिकॉर्ड कर रहे होते जब तक, जबकि तुमने अब तक उसको बेचा
भाई लॉजिकल बात बताओ ना, एक चीज 350 की तुम्हें पड़ी है, तुम रिकॉर्ड कितने पे करोगे? 350 पे। मैंने कितने पे किया? 350 पे। तो जो 10,000 रुपए ज्यादा वैल्यू है वो किसकी है? प्लांट की है। वो कब कमाऊंगा? जब बेचूंगा। तो मैंने जब प्लांट को बेचा ही नहीं है तो मैं उसका गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर मैंने सिर्फ बेचा क्या है, तो गेन भी सिर्फ किसका रिकॉर्ड होना चाहिए? मशीनरी का। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? पक्का? अच्छा एक दो सवाल और ले लेते हैं। न्यू बुक में बिल्कुल सब चेंज है। अच्छा भाई सर, अपने एंट्री में 5,000 से की है लेकिन आप कह रहे हैं बुक से निकाला 3 का। अच्छा देखो देखो ये रहा भाई मेरी बुक्स के अंदर, जावेद इकबाल भाई, ये एसेट नेट 3 लाख रुपए में मौजूद है ना? नेट 3 लाख रुपए में मौजूद है ना जावेद? और नेट 3 लाख रुपए पे कैसे? कॉस्ट के अकाउंट में 5 लाख पड़ा हुआ है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 का पड़ा हुआ है, तो दोनों को निकाल दूंगा तो नेट कितने से निकला मेरी बुक से? 3 लाख रुपए से। सही है। तो 3 लाख की चीज के अगेंस्ट में आपको 350 का एसेट मिला। नहीं 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 लिख सकते मुस्तफा, अभी फिलहाल नहीं लिख सकते। सही है। जानिए स्क्रॉल करूं उसको? अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है न्यू एसेट जो आया है वो कौन सी वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा, 350 या 360? 350, क्योंकि आपको कितने का पड़ा? 350 का। फेयर वैल्यू तो जानी अलग है ना? हुसैन क्लियर है? नहीं 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 नहीं, सुनो भाई एक और बात बताओ लिखते लिखते। इन्होंने पूछा कि सर अगर सेम डेट पे उसको बेचेंगे तो मैं अपनी बुक से निकालूंगा कितने पे प्लांट को? 350 पे। और पैसे कितने आएंगे? 360। गेन कितने का हो जाएगा? 10 का। देखो एक एसेट आपकी किताब से उतने पे निकलेगा जितने पे वो मौजूद है। सही है जी। क्योंकि इस गेन ऑन डिस्पोजल के प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि आप बोलते हो भाई एक एसेट को आपने यूज किया 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 3 लाख पे आ गया और उससे रिकवरी 350 की हो गई, तो बाकी क्या हो गया? मुझे गेन हो गया। रीजन क्या होंगे? ज्यादा पैसे मिल गए ना, और क्या रीजन होगा? तुमने 100 रुपए की चीज खरीदी, बाद में 150 की बेच दी। इसका क्या रीजन है? कि मार्केट में वैल्यू क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। जी। अभी आएगा ना आगे, वो दूसरा केस है। सही है। जानी हो गया यहाँ तक कॉपी? नहीं हो रहा है अभी, वो नहीं हो सकती। वैसे एक बात बताओ, 2021 के आखिर में मेरा मशीन का और अक्यूमुलेटेड दोनों का अकाउंट क्या हो जाएगा? और नया अकाउंट खुल जाएगा किसका? प्लांट का। तो उस पर इस साल डेप्रिसिएशन आएगा या अगले साल? अगले साल, क्योंकि आपने वो खरीदा साल के एंड में। यानी स्क्रॉल डाउन करूं उसको? करो, कॉपी करो। अच्छा ऑनलाइन वालों बाकी बता दो, क्लियर है जल्दी से सारे बच्चे?
ओके जी, गुड। यानी देखो, एक एक्सपेंस आपने बुक किया ना अब्दुल्ला, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपने डेबिट किया, आपने बोला कि एसेट का कॉन्ट्रा अकाउंट, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का एक रिजर्व क्रिएट कर दिया, इसलिए वो क्रेडिट हुआ। इस पे सोच लेता हूँ रोहान। बिल्कुल ऐसा ही जावेद। मेहदी, इस पे सोच लेते हैं। तो फिलहाल तो आप अगर वही बुक लें तो सही है। सर, हमारे एसेट जिस फेयर वैल्यू पर हो और एक्सचेंज हो रहा हो, हम उसकी न्यू एसेट की कॉस्ट लेंगे, बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, जो हमारे पास से एसेट जा रहा है वो टेक्निकली आने वाले एसेट की कॉस्ट है ना, यानी उसकी फेयर वैल्यू। क्योंकि हम यही कहेंगे ना कि भाई हमने जो फोरगो किया वो हमारी कॉस्ट है। सही हो हमारा? सर, हम डायरेक्टली मशीन को 3 लाख से क्रेडिट नहीं कर सकते। अच्छा देखो, एक सवाल अच्छा है भाई, तो सुनना। लाइबा ने ये पूछा कि सर हम डायरेक्टली मशीन को 3 लाख रुपए से क्रेडिट नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि आपने इसमें कितने अकाउंट बनाए हुए हैं? 2। कॉस्ट का अलग बनाया हुआ है, अक्यूमुलेटेड का अलग बनाया हुआ है। क्योंकि आप हिसाब किताब अलग मेंटेन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने मशीन को 3 लाख रुपए से क्रेडिट नहीं किया। हम वो तब करते जब मैं एक ही अकाउंट बना रहा होता, वो भी बुक वैल्यू पे। सही है लाइबा? तो हमने कॉस्ट का अकाउंट अलग लेके चले और एक्यूमुलेटेड का अलग लेके चले, पर नेट बुक वैल्यू स्टिल रिमेन 3 लाख। हाँ, बट अभी आगे क्योंकि डिस्क्लोजर सीखना है हमने, तो इसलिए मैं शुरू से अलग करा रहा हूँ जी। अभी बताता हूँ, सुनो सुनो यार, जानिए तो सुनना। अलग अकाउंट बनाने की नीड क्यों पड़ती है ये बताता हूँ। देखो, किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के देखो, हर कंपनी के नोट्स के अंदर आपको लेट से 5 एसेट्स की क्लासिफिकेशन है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर इक्विपमेंट, 4 हो गई। हर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कॉस्ट का ब्रेकअप अलग होता है, और वो एसेट आज तक कितना यूज हो गया उसका ब्रेकअप अलग होता है। तो हम करते ही हैं नोट्स के अंदर पीछे, क्योंकि वो IAS 16 के डिस्क्लोजर की, IFRS की रिक्वायरमेंट है कि आपने कॉस्ट को अलग बताना है और अक्यूमुलेटेड को अलग बताना है, जस्ट टू मेंटेन हिसाब किताब के एक एसेट की क्लास के अंदर कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी है और वो आज तक यूज कितने हो चुके हैं, ये अंदाजा लगाने के लिए। तुम एक बात बताओ, तुमने कोई 100 मिलियन का एसेट खरीदा और वो 99 मिलियन यूज हो चुका है, तो शेयर होल्डर को अंदाजा तो होना चाहिए ना कि यार इतने एसेट्स में से इतना तो इतना ज्यादा यूज हो चुका है, मुझे रिप्लेस करने की बारी है। अगर तुम नेट बुक वैल्यू पे बनाओगे तो वो कभी भी कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड रिफ्लेक्ट, वो तो उसी अकाउंट में खुद ब खुद क्या हो जाएगा, 0। तो इस चीज को देखने के लिए कि एक एसेट की कॉस्ट कितनी थी, आज तक यूज कितना हो गया, इसलिए हम हिसाब किताब क्या रखते हैं, अलग अलग। पर उसको बैलेंस शीट में कैसे लेके आते हैं, नेट बेसिस पे। ये वजह है उसकी। और मैं शुरू से ही हर एक कॉन्सेप्ट अलग अलग कराऊंगा और फिर हम एक एक करके उसको डिस्क्लोजर में फेंकेंगे। सही है? चलें जी भाई, इसको स्क्रॉल किया, ये आ गया। यानी हो गया यहां तक कॉपी? अच्छा सर, अब इधर प्लीज फोकस के साथ। हमने तो यहाँ पे ऑल टुगेदर एंट्री कर करके यहां तक पहुंचे। इधर सुनिएगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इधर देखना, कैलकुलेट एंड कहां तक, डेट ऑफ डिस्पोजल तक। फिर रिपीट कर रहा हूं, आपने 2 चीजें कैलकुलेट करनी है, पहली, दूसरी टिल द डेट ऑफ
अच्छा, आपके दिमाग में मकसद होना चाहिए कि टिल दी डेट ऑफ डिस्पोजल तक इसलिए कैलकुलेट करनी है क्योंकि मुझे इसको अपनी किताबों से निकालना है। दूसरी चीज क्या बोली? डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तीसरी चीज क्या बोली? रिकॉग्नाइज करेंगे रिसीव्ड एसेट एट द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन पे। अच्छा, अब अगर ये तो समझाने के लिए था, एग्जाम में हम जरा पहले समझेंगे और एग्जाम टेक्निक्स को साथ साथ फॉलो करेंगे। एग्जाम में आपने क्या करना है? आपने 5 लाख रुपए को डिवाइड करना है 5 से और मल्टीप्लाई करना है शेयर 2 से। कितना आ गया? ये 2 लाख रुपए आपको ये बताएगा कि ये आपका अक्यूमुलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि शॉर्टकट्स भी हम साथ साथ सीख रहे हैं और ऑब्वियसली आपको पता होंगे, जस्ट टू हैव अ रिकैप, कि एक एसेट 5 सालों में 1 लाख रुपए का चलेगा, 1 साल में तो 2 सालों में कितने का? 2 लाख रुपए का। तो आप इसको डायरेक्टली 2 लाख रुपए ऐसे भी निकालेंगे एग्जाम के अंदर, अगर वो डायरेक्टली आपसे डी रिकॉग्निशन पूछ रहा है। आपको हर साल की एंट्री बनाने की नीड नहीं है, पर आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 सालों में ये एसेट कितना यूज हो चुका होगा, 2 लाख रुपए का। तो अक्यूमुलेटेड से मैं 2 लाख रुपए निकालूंगा, कॉस्ट के अकाउंट से कितने निकालूंगा? 5। नेट कितना बचा? 3। यहां तक क्लैरिटी है? चले जी। अच्छा, अगर मुझे इसकी बुक वैल्यू निकालनी होती तो मैं 5 लाख रुपए को डिवाइड करता 5 से मल्टीप्लाई बाय 3। ये मेरे पास क्या आ गई? बुक वैल्यू। अच्छा, बुक वैल्यू निकाली कैसे सर आपने? मैंने कहा कि 5 सालों में से मुझे बताओ अब 3 साल की कितनी बच गई। बुक वैल्यू रिमेनिंग होती है ना, हाँ या नहीं? बुक वैल्यू क्या होती है? रिमेनिंग, यानी रिमेनिंग जो अभी बच गई है। तो बची कितनी है? यूज कितनी हो गई? तो अब मैं आपसे अगर आज के बाद पूछूं कि आपको मैं अगर ये कहूं कि आप मुझे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के दो, तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि कितने साल यूज हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं पूरे 5 में से कितना बाकी है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो आपने ये बुक वैल्यू निकाल ली। आगे सवालात में हमने ऐसे ही लेके चलना है एक एक कॉन्सेप्ट को। सर न्यू प्लांट को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड क्यों किया? मशीन की कॉस्ट पर करेंगे ना, है? क्या बोल रहे हैं भाई आयान? ये न्यू प्लांट को आप कह रहे हैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो। मुझे एक बात बताओ, 2 सालों बाद क्या तुम्हारी मशीन की फेयर वैल्यू 5 लाख रुपए या 350 हो चुकी है? आयान जल्दी से बताओ, आयान जानी जल्दी से। न्यू प्लांट जो मैं लेके आया हूं 3 लाख रुपए, अरे 3 लाख रुपए नेट बुक वैल्यू है ना, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? 350। भाई मुझे एक बात बताओ, जनवरी 1 2020 पे गया हूं, जनवरी 1 2020 पे तुम्हें मशीन कितने की मिली? वो उस वक्त की वैल्यू थी। आज जब तुम अपनी मशीन को बेचने जा रहे हो तो उसकी वैल्यू 5 है या कम हो चुकी है? कितनी हो चुकी है? 350। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि तुम जो प्लांट लेके आ रहे हो टेक्निकली उसके लिए कंसिडरेशन कितनी दे रहे हो? 350। क्योंकि यही वो पैसे हैं जो तुमने फोरगो किए, जिसके केस में पैसा नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? प्लांट। उसको उस पर रिकॉर्ड करो। क्लियर है आयान? ओके, समझ गए? चलें जी। अब सर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए इसी के ऊपर। मुझे इसमें आप खाली लंबी किए बगैर एक एंट्री बना के दें, कब की? जब ये प्लांट बिका है। जल्दी से, सारी एंट्रीज आपने नहीं बनानी है, जब ये मशीन बिकी है, सॉरी। विजिबल है ना? मैं वो लिखवा देता हूँ इस। नहीं, आप मुझे बताएं कि एट द डेट ऑफ डिस्पोजल गेन और लॉस कितना आया, प्लांट कितने से, मशीन कितने से डी रिकॉग्नाइज होगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा। यहां पे लिख देता हूं मैं आपको, प्रिपेयर डिस्पोजल एंट्री।
शॉर्टकट से कर सकते हैं आप। क्या गेन कितना आया? 20,000 रुपए का। चलें बाकी भी देखते हैं। सात, शायद आप भी कह रहे हैं 20। हाँ भाई, बाकी बच्चे ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो गेन कितना आया भाई। ₹20,000 का समझ कह रहे हैं सर 20। ओके जी, देख लेते हैं। हाँ भाई, एसेट या मशीनरी हमने यहां पे इतने की परचेज की है भाई। हाँ भाई, ये आ गया 31 दिसंबर 2019। ये आ गया 31 दिसंबर 2020। और ये सर 31 दिसंबर 2021। और ये आ गया सर हमारे पास, बेचा कब है इसको? 30 जून 2022। और सर ये आ गया 31 दिसंबर 2022। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इधर देखिएगा, प्लीज मुझे एक बात बताओ फोकस के साथ। इधर प्लीज एक एक करके कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। क्या ये एसेट 2019 में एक साल चला होगा? 2020 में फिर एक साल, और कुल मिला के कितने? यहां तक 3 साल। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं, प्लीज फोकस के साथ, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट में कुछ भी पूछ सकता है। मैं आपसे ये पूछूं मैं आपसे ये पूछूं कि इस साल के, यानी ये जो है हमारा 2022, आप समझे सर ये करंट ईयर है, ऐसा है भाई? 2022 हमारा क्या है? करंट ईयर है। करंट ईयर से पहले तक ये एसेट कितने साल चल चुका है? 3 साल। तो सर क्या हम ये कहें कि अगर मैं इसका यहां से यहां तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना चाहूं ओपनिंग तक का, तो कितने साल चल चुका है? 3। और इसकी लाइफ कितनी है? तो हमने सिंपली एक काम किया सर, 6 लाख रुपए को मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ गया? 180। भाई ये 1,80,000 तक तो साल के शुरू तक चल चुका था। मैं आपसे एक चीज पूछूं, बहुत ही केयरफुली बताना, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है। क्योंकि देखो बच्चे ने ना इस बार जो ब्लंडर्स मारे वो रिक्वायरमेंट्स के मारे हैं। आप मेरी बात को समझें। मैं आपसे पूछूं इस साल इस मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन आया है? 6 महीने का। तो आप मुझे एक बात बताएंगे, तो इस साल मैं यहां तक अगर डेप्रिसिएशन निकालूं फॉर द ईयर, तो 6 मंथ्स का कितना आता है? 30,000 रुपए। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर है, फॉर द ईयर, वो कितना है? 30,000 रुपए। तो आप रिक्वायरमेंट्स पे फोकस करना है। मैंने आपसे पूछा कि अच्छा, आप एक एक करके तुम मुझे बताओगे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मैं तुम लोगों से पूछूं आज तक का डेप्रिसिएशन कितना है? आज तक का 210। वेरी गुड। टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल। मैं पूछूं इस साल का कितना है? इस साल से पहले तक का कितना है? 180। ये बात याद रखिएगा, यानी इस साल से पहले तक का, आज तक का और फॉर द ईयर में फर्क है। क्या मानते हो 1,80,000 तक पिछले सालों तक बुक हो चुका है? चलें, अब मुझे बताएं, मुझे कॉस्ट भी पता है, एक्यूमुलेटेड भी पता है, ऐसा ही है। अब हमने डिस्पोजल की एंट्री बनानी है सर 30 जून 2022 पे। 30 जून 2022
22 पे। अच्छा 30 जून 2022 पे जब मैं डिस्पोजल की एंट्री बनाऊंगा तो पहले तो मैं मशीन को करूंगा क्रेडिट, कितने से? 6 लाख रुपए से। सर मेरे पास अक्यूमुलेटेड कितना, ये तो आज तक ही आएगा ना जब तक यूज हुआ, इस साल भी तो कितने महीने यूज हुआ है? 6 महीने। तो पहले वो यूजेज बुक होगा फिर डी रिकॉग्नाइज होगा, यानी पहले बुक करेंगे उसको मिला के क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज। अच्छा सर इसके अगेंस्ट में हमें मिल गया प्लांट। अच्छा पहले मुझे बताओ तुम्हारे पास इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? 390, 390 आपने ऐसे निकाली सर, 6 लाख में से आपने माइनस कर दिया 210, ये 390 पे कैरी हो रहा है आपकी बुक्स में। तो तीन, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो आपने प्लांट खरीदा है उसकी फेयर वैल्यू 2420 है, तो 420 रखूं? क्यों? क्योंकि सर आप कोई एसेट 420 का नहीं पड़ा, आपने 420 की चीज को खरीदने के लिए कितने में खरीद लिया, 410 की चीज देके। तो जब 410 की चीज देके आपने 420 की चीज ले ली है तो आपको तो कितने का पड़ गया? तो टेक्निकली 10,000 इज योर ट्रेड डिस्काउंट, जो कि रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। वेरी गुड यार। तो आपने कहा कि सर आपने प्लांट को रिकॉर्ड कर लिया 410 पे, गेन कितना आया? गेन आ गया सर 20,000 रुपए का। यानी सर टेक्निकली आप देखें 390 की चीज आपकी किताबों में थी, आपको उसके अगेंस्ट में 410 की चीज मिल गई, तो गेन कितना आ गया? 20,000 रुपए का। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? कितने लोगों ने सही किया था? वेरी गुड यार। पहला कॉन्सेप्ट था एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का। अब जैसे इन्होंने मुझसे पूछा कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना एसेट भी दिए और कुछ और भी दें, मतलब पैसे। सही है, सुनो, क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपना एसेट भी दिए और पैसे भी दें? तो आपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, एसेट प्लस कैश गिवन, जल्दी से, एसेट प्लस कैश गिवन। जी, लॉस हो सकता है बिल्कुल। तो उसके लिए होगा क्या कि आपने जो एसेट निकाला है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और जो आपको एसेट मिल रहा है वो क्या होगा, कम का हो, लॉस हो जाएगा। बिल्कुल हो सकता है जी। नहीं नहीं, देखो देखो देखो, ये जो डेप्रिसिएशन है ना बेटा, ये डेप्रिसिएशन मेरा पीएनएल में बिल्कुल चार्ज होगा, पर ये जो डिस्काउंट मिला है ना, हम ट्रेड डिस्काउंट को कभी पीएनएल में चार्ज नहीं करते। तो डिस्काउंट रिसीव कब मिलता है हमें, सुनना है, तो मेरी बात सुनो, जानिए तो सब सुनना, प्लीज फोकस। देखो इन्होंने कहा कि सर आपने डिस्काउंट रिसीव को इनकॉर्पोरेट क्यों नहीं किया? देखो दिस इज अ ट्रेड डिस्काउंट। हम जब दुकान पे जाते हैं और मैं बोलता हूँ यार मुझे ये शर्ट पसंद आ रही है, तो शर्ट तो निकाल पे मैंने उससे बार्गेनिंग की कि यार नहीं इसके इतने पैसे लगा दे, तो क्या मैं उसकी घर पे आके पहले पूरी एंट्री बनाऊंगा और फिर डिस्काउंट रिसीव करूंगा, ये कहूंगा मुझे मिला ही इतने का था? डिस्काउंट की एंट्री कब बनती है? जब आप उससे एग्री करके आए, उसने बोला यार जल्दी पैसे दे दो, लो डिस्काउंट दिया तुम्हें, सेटलमेंट डिस्काउंट होता है वो। ये कौन सा है? तो ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग होती है नहीं होती? नहीं होती। वो तो उसी के अंदर वैल्यू के अंदर इनकॉर्पोरेट होके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर यही चीज होती, तुम लोग मुझे बताओ, यही चीज होती, वो बोलता है यार तुमने जल्दी पैसे दिए, जाओ तुम्हें डिस्काउंट दिया, तो ये कौन सा डिस्काउंट होता है, ट्रेड या सेटलमेंट? तो सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री बनती है क्योंकि आप एसेट पूरे पे लेके आए हुए होते हो। बात क्लियर है? तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड डिस्काउंट एंड सेटलमेंट डिस्काउंट। ये कौन सा है? क्योंकि वो उसी वक्त बार्गेनिंग पे मिल रहा है आपको। क्योंकि आप खुद देखो यार, 420 की चीज आप खरीद के आ रहे हो 410 की चीज देके, तो सामने वाले ने जब कुछ बोला नहीं तो दैट मीन्स कि ये डिस्काउंट एक्सेप्टेड है। तो आपको चीज कितने की पड़ गई, 410 की। आपने रिकॉर्ड भी कितने पे की, 410 पे जी। अच्छा लग रहा हूँ मैं भाई, ये बोल रहा है कहता है 420 की चीज हमें 410 में क्यों देगा? देखो ऑल डिपेंड्स अपॉन द बार्गेनिंग पावर। हो सकता है, हो सकता है वो तुमसे चार, इसकी एग्जांपल देता हूँ, मेरे जो ससुर है ना, उनका शोरूम है बाइक का, सही है। अब जैसी बात है वो मेरे मामू भी है, किसको कोई नहीं मिलती, मामू की मिलती है बेटी। इधर मेरे साथ ये सुनो, अब बात सुनो, सुनो सीन क्या हुआ। मैं ये डीलिंग देख रहा था, मेरे मामू ने किया क्या, एक सुनो, ये तो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, एक 125 खरीद के, सही है ना, 150 दे दी उनको, उसमें थोड़ा सा लॉस हुआ। मैंने बोला यार आपने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की है, आपका दामाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूछो तो सही। उन्होंने मुझे बोला क्या जवाब, क्या देगा, तू होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं हूँ बिजनेसमैन, सही है, मुझे नहीं सीखा। सुन,
मैंने बोला कि भाई क्यों क्यों बताया मुझे भाई ससुर जी क्या हुआ क्या ये। उन्होंने बोला भाई जो मैं इससे अभी सस्ता एसेट खरीदा है ना, मेरे पास इसी एसेट को खरीदने के लिए महंगा कस्टमर बैठा हुआ है जो मेरी उसकी कॉस्ट भी क्या कर लेगा। इट्स ऑल अबाउट डिमांड ना। अगर मुझे एक आईपैड चाहिए अभी देन एंड देयर, दस्ती मेरी अर्जेंट नीड, और मैं कितने भी पैसे दूंगा उसके लिए, तो एक बंदा जिसको 1 to 5 चाहिए थी, उसका शौक है, तो वो उसके लिए प्रीमियम पे करेगा। तो सामने वाला बंदा जो मुझसे खरीद रहा है ना, वो बेवकूफ नहीं है। वो भले ही आज मुझसे सस्ती चीज एक्सेप्ट करके अपनी महंगी चीज मुझे दे रहा है, पर वो इससे इतना कमा लेगा कि वो 10 भी रिकवर कर लेगा। बात क्लियर है? यानी वो बंदा अगर इस चीज को 4.20 का बेचता, तो वो मुझसे मशीन लेके 4.25 की बेचेगा, उसको 5 का और मुनाफा होगा। पर क्या मैं उसकी पंचायत करूं या अपनी? हमें कितने का वाला? 4.10 में रिकॉर्ड कितने में करूंगा? 4.10 पे। लॉजिक क्लियर है? दिस इज द रीजन कि बार्टर ट्रांजैक्शंस के अंदर कभी कभार अपेरेंटली लगता है कि नुकसान है, बट किसी का नुकसान, इसको हम कहते हैं कमर्शियल सब्सटेंस इन ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब है बिजनेस सेंस है इसके अंदर। क्लियर है भाई जानी? क्लियर है ये बात? तो ये दिमाग में नहीं लाना है कि उसको हमने बना दिया, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से, वरना वो कभी एक्सेप्ट, तुम्हारी बात सही थी इस बच्चे के साथ, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? सही है, तो ये क्लियर ही होगी भाई हमारी बात। आगे हमने हेडिंग के ताली जल्दी बताओ। एसेट प्लस कैश गिवन। चलें जी फोकस के साथ। सर मैंने काम ये किया, मैंने इलस्ट्रेशन वही रखी, इधर देखिएगा, मैंने इलस्ट्रेशन वही रखी है। देखो पहली वाली जो मैंने पहली कॉपी कराई थी आप लोगों से, इधर देखना। सर पहली जो इलस्ट्रेशन मैंने आपसे कॉपी कराई थी, उसके अंदर जानी, हमने कहा था एसिड कितने का खरीदा था? 5 लाख रुपए का। लाइफ कितनी थी? इस शेड लाइन पे हम डेप्रिशिएट कर रहे थे। अच्छा भाई पहले तो आप एक काम करें, आप सर 31 दिसंबर 2021 तक मुझे बता दें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था। सर 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 कितना आ गया था? 2 लाख रुपए। ये रहा, आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 31 दिसंबर 2021 के ऊपर कंपनी ने डिस्पोज की है मशीनरी और एक्वायर किया है प्लांट बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इट्स मशीनरी। ये तो पहले भी किया था। आगे क्या लिखा हुआ है? कंपनी ऑल्सो गिवन कैश ऑफ ₹5,000। अच्छा आप जरा सुकून और तामुल से मेरी बात को समझिएगा। हमने कहा अब फोकस होके फिर हम एंट्री बनाते हैं। सर पहले तो आप एक काम ये करें ना, पहले तो आप एक काम ये करें, हमने जो खानदानी एंट्री सीखी है, पहले मशीन को निकालें अपनी किताबों से। कितने से? वेरी गुड, 5 लाख रुपए से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए। एसेट कितने का हो गया? मेरी बुक्स में कितने का था? 3 लाख रुपए का। और निकाला भी कितने से? टेक्निकली 3 लाख से। 5 का कॉस्ट से, बाकी अक्यूमुलेट से, क्योंकि अक्यूमुलेटेड भी तो उसी का यूजेज है ना। तो नेट कितने पे पड़ा हुआ था? 3 पे। अब फोकस होकर देखना है तो लिखना बंद, पहले आप सीखें मुझसे, ये था बात समझें। अब आप मार्केट में गए, आपने बोला जानी ये प्लांट चाहिए, सामने वाला तुम्हें देख रहा तो तुम क्या दोगे? हमने बोला मशीन। उसने बोला सही है भाई आप मशीन देंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, पर आप जो ये मशीन दे रहे हैं उसके ऊपर मैं आपसे 5,000 रुपए चार्ज करूंगा, उसके ऊपर मैं आपसे। अच्छा अब आप प्लीज सुनना है, खुदा के वास्ते तुम लोगों ने बताना है मुझे। अगर मैं अब ये कहूं कि तुम्हें अभी प्लांट को रिकॉर्ड करना है, मशीन को क्यों नहीं रिकॉर्ड करना? वो तो चली गई, उसको तो डी रिकॉग्नाइज कर दिया, उतने से किया जितने पे वो मौजूद थी। कॉस्ट को कॉस्ट से निकाला, अक्यूमुलेटेड को अक्यूमुलेटेड से निकाला। सर ये बात भी मुझे समझ आती है। अब मुझे आप एक बात बताएं, सर मुझे रिकॉग्नाइज करना है प्लांट को। पहली चीज, प्लांट की वैल्यू कितनी है? प्लांट की 360। प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी है? 360। अच्छा मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि भाई हम आपसे बार्टर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप हमसे ये मशीन लें। उसने बोला भाई देखो तुम्हें 5,000 और देने पड़ेंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जब किसी को बताओगे कि तुमने प्लांट जो एक्वायर किया वो कितने पे किया, तो तुम्हारे दो जवाब होंगे। एक, अपनी मशीन फोर्गो की थी और प्लस कैश दिया था। तो वो बोलेगा लंबी नहीं करना, सीधा बता कि तेरी मशीन की वैल्यू कितनी थी। उन्होंने बोला कितनी थी? 350। और साथ में कितने पैसे दिए? तो टेक्निकली मुझे कितने का पड़ गया? तो अब मेरा ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5 का, जो कि मैं उसको अभी इनकॉर्पोरेट कर लूंगा। तो सर टेक्निकली इन केसेस के अंदर हम जो एसेट को रिकॉर्ड करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट
गिवन प्लस कैश, ऐसा ही है। देखो मैंने जानबूझ के एग्जाम्पल को सेम रखा ताकि वो क्लियर हो। भाई मुझे आप एक बात बताओ ना, अब आप कह रहे हो कि 360 की चीज के अगेंस्ट में आपने 350 की एक एसेट को फोरगो किया और साथ साथ कितने दिए 5, तो टेक्निकली 360 की चीज आपको कितने की पड़ गई 355 की। मैं रिकॉर्ड में कितने पे करूंगा, तो पहले 350 पे क्यों किया था, क्योंकि हमने कोई कैश नहीं दिया था। तो सर हमने यहाँ पे 355 से ये किया, कैश हो गया क्रेडिट कितने से, गेन कितना, हाँ जानी गेन, फिर देख लो गेन अभी भी 50 का ही होगा, गेन अभी भी कितने का है 50 का है। अच्छा अब एक सवाल बच्चों के दिमाग में आएगा, सर पहले भी गेन कितने का था, अभी भी कितने का आ रहा है, क्योंकि मैं एक लॉजिक दे रहा हूं, इधर सुनो। ये जो 5,000 रुपये आपने पे किया है ना, ये आपने डायरेक्टली एसेट में कैपिटलाइज कर दिया है, यानी इस 5,000 रुपये को तुम एडिशनल समझो ना, कैश क्रेडिट पीपी डेबिट, इसका बैलेंस शीट पे इंपैक्ट है, पीएनएल पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो जो गेन और लॉस निकल रहा है वो न्यू फेयर वैल्यू को पुरानी फेयर वैल्यू से कंपेयर करके निकल रहा है, दैट्स इट। वापस से देखो पहले भी गेन 50 का था जानी, अब भी कितने का है 50 का। तो जो आपने एडिशनल 5,000 दिया है ना, जो कैश आपकी जेब से गया है, वो कैश सिंपली क्या कर रहा है, कैश को क्रेडिट करके आपकी एसेट की वैल्यू को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट आपकी जेब से जो गई है। पर क्योंकि जो गेन निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, गेन ऐसे निकल रहा है, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन कितनी है 350, बुक वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपए, इन दोनों के डिफरेंस से सर आपका गेन कितने का निकल रहा है 50,000 रुपए का गेन ऐसे निकल रहा है। तो इसके ऊपर जो आपने पे किए 5,000 वो क्या है कॉस्ट है, जो आपने एसेट की कॉस्ट में क्या कर दिया कैपिटलाइज कर दिया। तो गेन निकालने का तरीका यही, यानी आप ये समझें कि 350 की चीज जो 3 लाख की आपकी बुक्स में थी, आपने कितने की बेच दी 350 की, तो आपका गेन कितने का आ रहा है, और जो 5,000 आपने ऊपर दी वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन गए, तो वो गेन में शामिल नहीं है। ये उसका लॉजिक है। भाई बात क्लियर है, इसको जल्दी से कॉपी कर लो सिर्फ इस एंट्री को, बाकी तो आपका सेम है, सिनेरियो 1 लिखो और खाली ये डाल दो उसके अंदर। जी फेयर वैल्यू, कौन फेयर वैल्यू ऐसी रखे, देखो मार्केट में तो 360 का ही बिक रहा है ना और 350 का, तो मैं ये तो नहीं बोल सकता अपने हिसाब से फेयर वैल्यू चेंज कर दो। मार्केट में मेरी मशीन की वैल्यू कितनी है 360, ये रही 350, सॉरी ये रही 350, तो मैं मार्केट को बोल दूं नहीं मेरे हिसाब से वैल्यू कर दो, नहीं ना। मार्केट में मेरी मशीनरी की वैल्यू कितनी है 350। अच्छा आइडियली तुम लोग मुझे बताओगे जानी प्लीज फोकस, आइडियली सामने वाले को मुझसे पैसे कुल मिला के 360 लेने चाहिए, पर क्या वो 360 मुझसे ले रहा है या 5 का ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं उसको अल्टीमेटली अवेल करके एसेट को कम पे रिकॉर्ड करता हूँ। क्लियर है कैश का गेन और लॉस पे कोई इंपैक्ट नहीं है, उसका रीजन भी बता रहा हूं। आप ये समझें कि ये कैश जो आप एडिशनल दे रहे हैं ना, ये सीधा सीधा कॉस्ट में कैपिटलाइज हो रहा है। क्यों, इसलिए क्योंकि 3 लाख रुपए की चीज, यानी 350 की फेयर वैल्यू की चीज आपकी बुक्स में कितने की पड़ी हुई है 3 लाख की, तो गेन कितने का आ गया। तो इसके ऊपर जो आपने 5,000 पे किए वो तो एसेट के लिए पे किए ना, वो आपके एसेट की कॉस्ट को क्या करता है इंक्रीज करता है। बिल्कुल। अच्छा वैसे एक इन्होंने अच्छी चीज बताई, तो सुनना जानी सब प्लीज, क्या हम ये कह सकते हैं ये जो 5,000 मैंने दिए ये पुराने एसेट के नहीं है नए एसेट के हैं, न्यू एसेट के है ना। तो ये न्यू एसेट में मैंने क्या किया है कैपिटलाइज कर दिए। बट इफ आई थिंक अबाउट दी ओल्डर एसेट, जो पुराना एसेट है मेरा, वो मेरी किताबों में 3 लाख का है, जिसकी फेयर वैल्यू कितनी लगाई गई है 350, तभी गेन कितना आ रहा है 50,000। और जो 5,000 रुपये पे कर रहा हूँ वो तो नए एसेट के लिए कर रहा हूँ ना, वो सीधा सीधा क्या हो रहा है कैपिटलाइज, फिर उस पर गेन होगा। अच्छा अब एक और बात बताते हो, अभी प्लांट बेच दूं तो कितने का गेन आएगा 10 का क्यों नहीं,
क्योंकि आप ही वो शख्स हैं जिसने 5,000 रुपए एडिशनल जेब से दिए और उसको भी कैपिटलाइज किया है, तभी देयर इज अ डिफरेंस के पहले गेन कितने का आ रहा था, 10 का, अगर तो बेचता, अब गेन कितने का आ रहा है, 5 का। पर अगर हम होल्ड टुगेदर कॉन्सेप्ट्स को याद रखें जल्दी से मेरे साथ, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के अंदर आने वाला एसेट, आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड हो गया, जाने वाले की जो आपको पड़ गया कॉस्ट। अच्छा, अगर तुमने कोई कैश दिया है वो भी उसके अंदर क्या हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेंगे इन टोटलिटी मेरी कंसिडरेशन ये है। बात क्लियर है यहां तक? ओके जी, जानिए ऑनलाइन वालों, यहां तक हो गया तो हम एक और सवाल करें जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी, आज कर दूंगा प्लान शेयर रोहान। हाँ भाई, मुझे आपने ये बताना है इसके अंदर कि सर आपके पास एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जिस दिन हुई है उस दिन क्या एंट्री बनेगी, जल्दी से। नहीं नहीं, आप खाओ पहले, ये कर लो सवाल, बिस्किट खा लेना बाद में। फेयर वैल्यू मशीनरी 650 दी हुई है ना। अच्छा हाँ, ये 2022 ही है, सॉरी, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये 2022 ही है, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। सही है, 2022 हो गया। सात कह रहे हैं भाई, लॉस आ रहा है, और डेप्रिसिएशन कुल मिला के 390 का। 510 का डेप्रिसिएशन है, ओके। 510 का लॉस 40 का आ रहा है, ओके। ओके जी, अच्छा मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे हमारे पास हमें 31 मार्च 2022 तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालना है, तो हम ये देख लें कि ये एसेट पहले 2018 में चला, 2019, 2020, 2021 और 2022 के कितने महीने, 3 महीने। ऐसा ही भाई, यानी सर क्या हम कह सकते हैं ये एसेट कोई 4 साल 3 महीने चला है।
अब प्लीज आप इधर फोकस होके देखिएगा, हम जरा इसको जब एग्जाम में हमें करना है तो कैसे करना है और अभी कैसे कर रहे हैं। इधर मैंने कहा सर मैंने एक एसेट को परचेज किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 1.6 मिलियन है, 2 मिलियन। सर हमने कहा ये आ गया 1.2 मिलियन। चलें सर पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये एसेट 2021 से कितना चल गया सर, इसकी लाइफ कितनी है, 10 इयर्स। हमने कहा सर डिवाइडेड बाय 10 करें, मल्टीप्लाई बाय 4 करें, 480। चेक कर लो भाई, 482 है, 480 है बस। भाई आपने कहा सर 4,80,000 तक का मेरे पास क्या है, ओपनिंग। मैं ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों कह रहा हूं उसको जल्दी बताओ भाई, क्योंकि सर ये इस साल के पहले का है। अच्छा मुझे एक बात बताएं प्लीज, इधर फोकस के साथ, प्लीज इधर फोकस के साथ। मेरे पास यहाँ पे 3 महीने का डेप्रिसिएशन आया होगा सर, 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3/12 कितना, ये आ गया मेरे पास फॉर द ईयर। क्या ये इस साल के पीएनएल में जाएगा? यस सर, क्योंकि हम अकॉर्डिंगली एक एक चीज पे काम कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज पीएनएल में, कौन सी बैलेंस शीट में। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि सर मेरे पास एजेड का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, तो आप कहेंगे सर 5-10। सर ये तो एक अप्रोच हो गई, प्लीज फोकस होकर सुनना, ताकि ऐसे ही एग्जाम के लिए मुझे पता है सारे बच्चों को पता है। इधर मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एसेट कह सकता हूं ये 4 साल यानी 4 इयर्स प्लस 3 मंथ्स चल चुका है? अच्छा क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वलेंट टू 0.25? तो सर ये हो गया 4.25। हमने एग्जाम में अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो खुदा के वास्ते में सिर्फ ये करना है कि 1.2 मिलियन डिवाइड बाय 10 इंटू 4.25, तब भी क्या आना है, 5-10। अच्छा अगर मुझे जानी बुक वैल्यू निकालनी है, तो बुक वैल्यू तो बची कुछ ही होती है ना यूज होने के बाद। तो हमने ये कहा कि मैं 1.2 मिलियन को अगर 10 से डिवाइड करूं और सर मैं 10 में से 4.25 माइनस करूं तो 5.75, ऐसा ही है। तो हमने कहा ये 5.75 कितना आ गया, 690। ये क्या आ गई हमारी बुक वैल्यू। भाई अगर कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड माइनस करोगे तो रिमेनिंग बच गया ना। तो हमने कहा कि सर ये जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फ्रैक्शन क्या है, रिमेनिंग लाइफ। और आपकी कैरिंग अमाउंट हमेशा टोटल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, रिमेनिंग को। और ये बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, आगे जो 1 या 1.5 पेज का सवाल आएगा ना उसमें बड़े काम आएंगे। तो इसलिए हम एक एक बेसिक पे काम कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से ये कैलकुलेशन हो सकती है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। चलें सर, हमारा मकसद तो एक ये था कि डेप्रिसिएशन को समझना, और दूसरी चीज ये है कि अब आप एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। मुझे बताएं मैं मशीन को कितने से डी रिकॉग्नाइज करूं, 1.2 मिलियन से, यानी इसका अक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन है 5-10 आ गया। ये एसेट था कितने पे आपकी किताबों में, 690 पे। 690 नेट बुक वैल्यू ना, वो निकाल ली हमने अलग से वहां पे। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताएं, यहां पे इस सवाल के अंदर सामने वाले बंदे ने अपने एसेट की वैल्यू मुझे 680 कोट की है, तो क्या मैं प्लांट को 680 पे रिकॉर्ड करूं, या उतने से जितना मुझे पड़ गया, जितना मुझे पड़ गया? आप मुझे एक बात बताओ, मुझे ये एसेट कितने का पड़ा? आप बोलेंगे सर आपने 2 कंसिडरेशंस दी हैं, एक अपना एसेट फोरगो किया उसकी वैल्यू, और दूसरा कैश। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, यहां पे टेक्निकली मैं प्लांट को रिकॉर्ड करूंगा 650 प्लस 20,000, कितना आ गया मुझे सर? ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिला, कितने का? 10 का। 10 का कैसे? क्योंकि सर 680 की चीज आपको कितने की पड़ी, 670 की। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सर टेक्निकली
आपने 690 की चीज अपनी किताब में रखी हुई थी, 690 की चीज, ऐसा ही है। और सर मुझे एक बात बताएं, मेरे पास कैश गया कितने का, जल्दी से 20,000 रुपए का। सर अगर मैं इस एंट्री को ओवरऑल बेसिस पे देखूं तो मेरे पास जानी लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है, 40,000। अच्छा आप जरा बात को समझते हैं इधर। सर अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास ये लॉस ऐसे आया कि मैंने कहा कि भाई मेरे एसेट की कैरिंग अमाउंट और यू कैन से बुक वैल्यू 690, और इस एसेट की मार्केट में फेयर वैल्यू कितनी है, 650 की। तो सर फेयर वैल्यू 650 है, तो आपके पास लॉस कितने का आ गया, 40 का लॉस आ गया, वही हमने रिकॉर्ड किया, ऐसा ही है। तो ऐसा कोई शख्स जिसने 20,000 का लॉस निकाला हो, अल्लाह की कसम सच बताना, सीख रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। 20,000 वाले कितने, 20 वाले, एक बच्चे ने तो बता दिया, कोई भी नहीं है 20 वाला। अच्छा 10 वाले भी। अच्छा कोई ऐसा बच्चा जिसने 40 के अलावा कोई और अमाउंट निकाली हो, सीखने के लिए बैठे हुए, कोई शर्म की बात नहीं है, बाकी सबने सही किया था, इतने अच्छे हो गए। हाँ पक्की बात है, वाह यार भाई। चलिए जी सर एक चीज याद रखना, ये जो बकाया 20,000 रुपए आप लोग पे कर रहे हो ना, प्लीज इधर प्लीज फोकस के साथ, ये गेन और लॉस तुम लोग मुझे बताओ, क्लियर करो अपने कॉन्सेप्ट्स को। ये जो गेन और लॉस निकल रहा है 40,000 रुपए का, मुझे जल्दी बताओ ये प्लांट पे निकल रहा है मशीन पे? तो भाई यहाँ पे मैं मशीन की कैरिंग अमाउंट को मशीन की फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ ना, ये नहीं है ये बात समझ। भाई यहाँ पे मैं मशीन की कैरिंग अमाउंट को मशीन की फेयर वैल्यू से कंपेयर कर रहा हूँ, तो गेन उसके हिसाब से आ रहा है। तो बाकी जो ये 20,000 रुपए तुम दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो, प्लांट के लिए, वो तो उसमें कैपिटलाइज हो रहा है, ये कोई गेन और लॉस में शुमार नहीं होगा। पर हाँ अलबत्ता अब जब मैं इस प्लांट को बेचूंगा तो मुझे कितने का गेन आएगा, 10 का। और अगर मैं ये कैपिटलाइज नहीं करता तो मुझे गेन आता ज्यादा, कितने का आता गेन, क्योंकि अगर 6 लेट से तुम इसको कैपिटलाइज नहीं करते तो तुम प्लांट को कितने पे कैपिटलाइज करते हैं, 650 पे, बिकता कितने पे, 680 पे, गेन कितने का आता, 30 का। पर अब अगर बेचूंगा तो गेन सिर्फ कितने का आएगा, 10 का, क्योंकि आपको ये प्लांट 650 का पड़ा है उससे महंगा, कितना महंगा, 20,000 महंगा। तो अभी फिर भी मार्केट से सस्ता, कितना सस्ता, 10,000। पहले बताओ क्या ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की कहानी क्लियर है, पक्की बात है। चले एक एक ओवरऑल समरी वापस से रोहान बता देता हूं। देखो भाई रोहान कह रहे हैं सर फिर से बता दें, भाई मुझे एक बात बताओ, आप यहाँ पे प्लीज फोकस होकर बताओ, गेन और लॉस आने वाले एसेट पे निकल रहे हैं या जाने वाले। तो आप ये देखेंगे ना कि जाने वाला एसेट की वैल्यू कितनी लगी, जाने वाले एसेट की मार्केट में वैल्यू कितनी है, जल्दी बताओ, 650। ये रही रोहान, ये जाने वाला एसेट मेरी किताबों में 690 पे, तो लॉस कितने का आ गया, 40 का। मैंने देखो वही रिकॉर्ड किया, ऐसा ही है, ये 40,000 रुपए। पर अगर तुम इसको बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तब भी यही आएगा, 40। दूसरा केस, मैंने दूसरी चीज ये समझाई, जो बकाया बच्चों आप 20,000 रुपए पे कर रहे हो ना, वो किसके लिए पे कर रहे हो, प्लांट के लिए। तो वो मेरी प्लांट की कॉस्ट को क्या कर रहा है, तो जो मैंने 650 अपना एसेट फोरगो किया था उसके अंदर 20 को ऐड कर दिया, तो मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांट हो गई 670। पर अब अगर मैं इसको बेचने जाऊंगा प्लांट को, तो ये मार्केट में कितने का बिकेगा, 680 का। तो गेन कितने का आएगा, 10 का। फिर मैंने रोहान इन लोगों को ये कहा कि अगर यही प्लांट तुम 650 पे रिकॉर्ड करते बगैर किसी कंसिडरेशन को दिए हुए, तो आपको ये एसेट 20,000 पे सस्ता पड़ जाता, तो इसको बेचते तो गेन कितने का आता, 30 का, जो कि अब ऐसा केस नहीं है। क्लियर है रोहन, जल्दी बता दो, ये ऑल टुगेदर उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। चले भाई इधर, अब आज के बाद एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के सिर्फ कितने केसेस किए हैं, 2, 4 और बाकी हैं, एक एक करके सीखते हैं। पहली चीज, आपने जब भी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना है, मेरी बात पे फोकस करना है, क्या करना है, डी रिकॉग्नाइज। तो आपको उसके लिए कुछ अमाउंट चाहिए, कॉस्ट की अमाउंट चाहिए, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई इसलिए चाहिए क्योंकि वो उस दिन तक यूज हुआ होगा। तो जब तक वो यूज हुआ तब तक का अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल के मैंने अपनी किताबों से अक्यूमुलेटेड को भी रिवर्स किया, कॉस्ट को भी रिवर्स किया, टेक्निकली बुक वैल्यू को रिवर्स किया। अब सवाल ये आता है कि आने वाले एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है, जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जाने वाले एसेट की फेयर वैल्यू के साथ साथ अगर मैंने कोई कैश दिया है वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि आपके एसेट की कॉस्ट हो जाएगी
ज्यादा, पर क्या इससे कोई गेन पे इम्पैक्ट आएगा? नो, गेन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो गेन निकालने का तरीका क्या, क्योंकि देखो यार मैंने ओवरऑल ऑब्जर्व किया एग्जामिनर को, वो कॉन्सेप्ट पे गेम कर रहा है, दैट्स इट। वो कॉन्सेप्चुअली चेक कर रहा है, बच्चा रटल लगा के जाता है बैलेंसिंग फिगर। भाई अगर मैं आपको कह रहा हूँ आपको गेन निकालना है, तो गेन निकालने के लिए कैरिंग अमाउंट को फेयर वैल्यू से कंपेयर करना, कैश को कंसिडर, क्योंकि वो कैश, आखिरी बार बताओ, वो कैश तुम लोगों ने जाने वाले एसेट के लिए दिया या आने वाले? वो तो सीधा सीधा कैपिटलाइज हो रहा है, उससे पिछले एसेट का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक क्लैरिटी है? इसको इतना रखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे कि अगर मेरे एसेट की फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो सकती तो क्या करना है। क्लियर है? चलें जी, अल्लाह हाफिज। बिल्कुल पूछ सकते हैं जावेद, अभी सब करेंगे, मैं सब बना दूंगा अलीम अभी अगली क्लासेस से। सही है, वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं आसान। अल्लाह हाफिज।